हेलो दोस्तों, मैं आशुतोष कुमार। आप देख रहे हो सबका नॉलेज यूट्यूब चैनल। अब हम लोग मैक्रो से रिवीजन वन शॉट स्टार्ट कर दिए। चैप्टर वन आपको दे दिए थे। आज नेशनल इनकम देखेंगे, बहुत ही जल्द ऊपर ऊपर रिवीजन आपको करा देंगे, क्योंकि चैप्टर को पढ़ाने के लिए पढ़ा दिया हूँ। ठीक है, तो आई होप आपने चैप्टर को पढ़ लिया होगा। कि नहीं पढ़े होंगे तो दिक्कत होगा। नेशनल इनकम बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो क्या होता है मैक्रो इकोनॉमिक्स, क्या होता है, चलिए टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। मैक्रो इकोनॉमिक्स द ब्रांच ऑफ इकोनॉमी विच स्टडी द बिहेवियर ऑफ एग्रीगेट ऑफ इकोनॉमी एज ए होल। पूरा होल इकोनॉमी का स्टडी करता है। ठीक है, नेशनल इनकम, एम्प्लॉयमेंट, ये सब के बारे में स्टडी करता है इकोनॉमी एज ए होल। ठीक है ना, एग्रीगेट के रूप में। ठीक, तो याद रखिएगा। तो इकोनॉमी के एग्रीगेट कौन होंगे, किससे इकोनॉमी बना है, नेशनल इनकम से, एम्प्लॉयमेंट से, सब एग्रीगेट है। तो इन सभी को एज ए होल स्टडी करता है। ठीक है, बात को समझ गए। चलिए, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ इकोनॉमिक्स क्या होगा। मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी द पॉलिसी रिलेटेड टू इकोनॉमी एज ए होल। इकोनॉमी एज ए होल जितने भी पॉलिसी आएंगे इकोनॉमी के लिए, तो उसका स्टडी करेगा। मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी द एग्रीगेट ऑफ इकोनॉमी, सच जो एग्रीगेट है तीन सब के बारे में स्टडी करेगा। ठीक है, इसके बाद ये बता दिया एग्रीगेट का। इसके बाद मैक्रो इकोनॉमिक्स हेल्प इन द एनालाइज द रीजन फॉर द इकोनॉमिक फ्लक्चुएशन प्रोवाइड द रेमेडी। कुछ इकोनॉमी में फ्लक्चुएशन हो रहे, उतार चढ़ाव हो रहे हैं ना, तो उसके लिए आपको क्या करें, एनालाइज करके देगा, बताएगा, एंड कुछ रेमेडी उपचार भी देगा, कैसे क्या बढ़ रहा है, क्या घट रहा है। ठीक है ना। एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स वेरिएबल आर द रिलेटेड विद द इंटायर इकोनॉमी, पूरे इकोनॉमी से रिलेटेड रखेगा। मैक्रो इकोनॉमिक्स हेल्प इन द कोऑर्डिनेट ऑफ वेरियस पॉलिसी एंड मेजर्स एट अ मैक्रो लेवल एंड सोल्व द इकोनॉमिक प्रॉब्लम पॉवर्टी एंड एम्प्लॉयमेंट, सबको भी सोल्व करने में मदद करता है। कैसे, विद द हेल्प टू कोऑर्डिनेट वेरियस पॉलिसी, अलग अलग पॉलिसी लाता है, बताता है कारण क्या है, उसके सोल्यूशन देता है। एज ए होल समझिए। एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स हेल्प द कंपेरिजन बिटवीन प्रोग्रेस इन द डिफरेंट कंट्री, अलग अलग कंट्री में कितना प्रोग्रेस हो रहा है, तो उसमें भी कंपेरिजन करने का कैसे जीडीपी एनडीपी से करेगा। चलिए, इंटरमीडिएट तो हो गया डिस्कशन, चैप्टर वन में बताए थे सब। इंटरमीडिएट ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड इंटरडिपेंडेंस, एक दूसरे पर डिपेंडेंट है, माइक्रो मैक्रो पर और मैक्रो माइक्रो पर। ठीक है, कैसे, देखिए, चेंज इन द एग्रीगेट ऑफ इकोनॉमी एट ए मैक्रो लेवल, ठीक, डज इम्पैक्ट द इकोनॉमी एट एन इंडिविजुअल इकोनॉमी को कैसे प्रभावित करेगा, देखिए आपको यहाँ पता चलेगा कैसे। इंक्रीज इन ओवरऑल टैक्स रेट, मान लो ओवरऑल टैक्स बढ़ा, इन्फ्लुएंस द इंडिविजुअल डिसीजन, इंडिविजुअल के डिसीजन को ही प्रभावित करेगा, टू बाई ए गुड्स एज इट्स प्राइस गोज अप, क्योंकि उसका प्राइस बढ़ेगा। टैक्स तो ओवरऑल बढ़ा है मार्केट में, लेकिन इंडिविजुअल का भी डिफेक्ट होगा, क्योंकि उसका प्राइस बढ़ेगा तो भी मतलब वहाँ पे प्रभावित होगा। जनरल प्राइस लेवल इन द इकोनॉमी इन्फ्लुएंस द प्राइस ऑफ ए कमोडिटी, अब जनरल प्राइस लेवल बढ़ा तो एक कमोडिटी का भी तो प्राइस बढ़ जाएगा। इसलिए प्राइस डिटर्मिनेशन ऑफ ए कमोडिटी डिपेंड्स नॉट ओनली द रिलेटिव फोर्स ऑफ डिमांड एंड सप्लाई बट आल्सो डिपेंड अपॉन द डिमांड एंड सप्लाई ऑफ अदर गुड्स, और भी गुड्स की डिमांड एंड सप्लाई भी डिपेंड करता है। इसके बाद मैग्नीट्यूड ऑफ प्रॉफिट डिपेंड्स अपॉन द लेवल ऑफ एग्रीगेट डिमांड, नेशनल इनकम, जनरल प्राइस लेवल, तो ये सब पर भी डिपेंड करेगा। मैग्नीट्यूड ऑफ प्रॉफिट्स डिपेंड ऑन द लेवल ऑफ, कितना ये सब का लेवल, तो उसी आपका प्रॉफिट कितना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करें, माइक्रो डिपेंड्स ऑन मैक्रो पे डिपेंड है। एक लेवल, एक व्यक्ति का जो इनकम होगा वो कहाँ से प्रभावित होगा, जो जनरल इनकम में निकलेगा उससे। तो मैक्रो कैसे माइक्रो पे डिपेंड है, ये भी देख लीजिए। चेंज इन द वेरिएबल एट माइक्रो लेवल डज इम्पैक्ट द यूनिट हैज ए मैक्रो लेवल, उल्टा लिख दिया। माइक्रो पे होगा तो मैक्रो प्रभावित करेगा। एग्रीगेट डिमांड्स डिपेंड अपॉन द डिमांड ऑफ इंडिविजुअल, एग्रीगेट डिमांड जो पूरा है किस पर डिपेंड करेगा, आपको इंडिविजुअल माइक्रो पर डिपेंड कर रहा है ना, मैक्रो पर और मैक्रो पर। नेशनल इनकम ऑफ द कंट्री द सम टोटल ऑफ इंडिविजुअल इकोनॉमी एज ए होल एंड एनालाइज द प्राइस लेवल, स्टडी द प्राइस थ्योरी ऑफ, यानी कि माइक्रो पे और माइक्रो पे, क्योंकि एक का इनकम पूरा इनकम यहाँ पे अति होगा। चलिए, डिफरेंस बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो बहुत पॉपुलर है। कंसर्न विद इंडिविजुअल इकोनॉमी यूनिट फार्म, ये सबसे, ठीक है ना। कंसर्न विद द नेशनल जनरल प्राइस डिटर्मिनेशन, ये सब ठीक है। बेस्ड ऑन द एजम्पशन ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट, यहाँ पे तो फुल एम्प्लॉयमेंट है, यहाँ पे ट्राई करता है फुल एम्प्लॉयमेंट, बेस्ड ऑन द एजम्पशन ऑफ अंडर फुल एम्प्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है ना। तो इसका कोशिश करता है फुल एम्प्लॉयमेंट कर दे, ठीक है। इसका यानी कि जो आधार होता है, मूलभूत आधार फुल करे। यहाँ पे होता है सेंट्रल प्रॉब्लम क्या, प्राइस डिटर्मिनेशन करने का, निर्धारण करें। यहाँ पे सेंट्रल प्रॉब्लम क्या है, प्रोडक्शन एंड एम्प्लॉयमेंट डिटर्मिनेशन, रोजगार का डिटर्मिनेशन, यहाँ पे प्राइस डिटर्मिनेशन, बेस्ड ऑन द पार्शियल इक्विलिब्रियम, बेस्ड ऑन द जनरल इक्विलिब्रियम। बात को समझ गया, ठीक है। और इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, प्राइस डिटर्मिनेशन, इसका क्या होता है, फुल एम्प्लॉयमेंट अचीवमेंट करना, ठीक है। चलिए, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को भी देखते चलिए। नेशनल इनकम जानते होंगे क्या होता है, सम ऑफ द इनकम ऑफ द नॉर्मल रेसिडेंस ऑफ ए कंट्री ड्यूरिंग द ईयर। बात को समझ रहे हैं, नेशनल इनकम समझ रहे हैं, याद नहीं भूल गए, तो इसलिए याद के लिए पढ़ना, ताकि याद करो, वर्ड याद रहे, शब्द याद रहे, अपने बनाकर लिख दीजिएगा। सिंपल सा हो गया। नेशनल प्रोडक्ट क्या, सिंपल सा, तो मार्केट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज ड्यूरिंग 1 ईयर इज नेशनल प्रोडक्ट। ये गुड्स और सर्विसेज आ गया, यहाँ पे इनकम आ गया, दोनों तो बात बराबर है, गुड्स और सर्विस बेचेंगे खरीदेंगे तभी तो इनकम आएगा, तो दोनों बराबर है, नेशनल प्रोडक्ट और नेशनल इनकम। चलिए, मॉनेटरी नेशनल इनकम और रियल नेशनल इनकम, नाम से क्लियर, रियल होगा, बेस आधार पे जो निकालेंगे रियल होता है। मॉनेटरी जो ऊपर जो करंट में देख रहे हैं, तो नेशनल इनकम एट द करंट प्राइस इज टर्म्ड एज मॉनेटरी,
ठीक है ना। एंड मॉनेटरी इनकम इन अदर वर्ड द गुड्स एंड सर्विस आर वैल्यू एट द प्रीवेलिंग प्राइस ऑफ द ईयर। इस साल का वैल्यू पर तो मॉनेटरी पैसा से बात करेंगे, आज बात करेंगे पैसा से, लेकिन कल बात करेंगे आपका जो बेस है पैसा का उस पर, यानी कि रियल में कहाँ पे आप है। इट इज़ द वैल्यू ऑफ द गुड्स एंड सर्विस एट द प्राइस बेस ईयर पे एंड द अदर वर्ड्स में क्या कर सकते हैं, द गुड्स एंड सर्विस वैल्यू एट द कांस्टेंट प्राइस। कांस्टेंट प्राइस पे आप पढ़े होंगे क्लास 11th में, एक बेस ईयर होता है एक करंट ईयर होता है, तो करंट प्राइस एक बेस प्राइस हो जाता है। यहाँ पे सवाल पूछेगा कि इंडेक्स नंबर ऑफ करंट ईयर का फॉर्मूला पूछता है, ठीक है ना। तो उसको क्या करना है, इसको हम लोग को यहाँ पर ट्रांसफर कर देना है। अब क्या होगा, नेशनल इनकम एट करंट प्राइस, और नीचे में यहाँ पर ये आ जाएगा नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस इंटू 100, करंट बाई कांस्टेंट इंटू 100, तो नंबर ऑफ इंडेक्स करंट ईयर निकल जाएगा। पर कैपिटा इनकम बहुत ही सिंपल सा, जितना भी नेशनल इनकम है उसको पॉपुलेशन से डिवाइड दे दीजिए, तो पर कैपिटा इनकम इज द एग्रीगेट इनकम ऑफ इकोनॉमी ऑफ द कंट्री ड्यूरिंग ए ईयर। ये कितना एग्रीगेट इनकम है तो वही बता देगा, तो कितना है, तो जितना भी इनकम है उसको पॉपुलेशन से डिवाइड करिए, पर व्यक्ति का निकल जाएगा पर कैपिटा इनकम। अच्छा रियल बात करते हैं, रियल क्या होगा, तो रियल जो हम लोग का रियल पर कैपिटा इनकम टर्म ऑफ प्रोडक्शन सॉरी पर कैपिटा इनकम, रियल पर कैपिटा इनकम, जैसे रियल यहाँ पे देखे थे ना, सॉरी एक सेकंड, रियल पर कैपिटा इनकम नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस पर पॉपुलेशन, यहाँ पे करंट प्राइस पर, यहाँ पर कांस्टेंट प्राइस पर, क्योंकि रियल है तो रियल कांस्टेंट पे बात करेगा, ठीक है। केवल पर कैपिटा तो आपका करंट पे निकालेंगे, लेकिन रियल पूछेगा तो कांस्टेंट पर निकाल लेंगे। नेशनल इनकम अकाउंटिंग बहुत अच्छा मेथड है, देखिए इट इज़ द मेथड ऑफ मेजरिंग द नेशनल इनकम, नेशनल इनकम मापने का मेथड है, बताता है इन अदर वर्ड्स इट इज़ द डाटा, इसमें डाटा बताएगा तो डाटा रहेगा, डाटा रिलेटेड टू प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विस ऑफ डिफरेंट सेक्टर, अलग अलग सेक्टर में कितना प्रोडक्शन हो रहा है, क्या डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, तो डाटा को बताता है, तो यहाँ पे एनालिसिस करने में मदद होता है। इंपॉर्टेंस ऑफ द यूजेस ऑफ नेशनल इनकम या फिर नेशनल इनकम अकाउंटिंग का क्या इंपॉर्टेंस है, क्या इसका यूज है, देखिए क्या है, इट इज़ द सिंपलेस्ट एंड मोस्ट सुटेबल मीन्स टू नो द इकोनॉमिक वेरिएबल परफॉर्मेंस ऑफ द कंट्री, मेजर्स द इकोनॉमिक परफॉर्मेंस ऑफ द कंट्री, कंट्री का परफॉर्मेंस कैसा है तो उसको मापने का काम करेगा, बताएगा। इट हेल्प इन द मेजरिंग द लेवल ऑफ डायरेक्शन ऑफ इकोनॉमी वेलफेयर ऑफ द कंट्री, कंट्री का वेलफेयर कहाँ जा रहा है तो वही बताएगा, कितना ग्रोथ है उसी के अकॉर्डिंग वेलफेयर भी तैयार होता है। इट प्रोवाइड द इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम एंड डिफरेंट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, ये भी बताएगा, क्या बताएगा, इट प्रोवाइड द इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द डिस्ट्रीब्यूशन नेशनल इनकम एमॉन्ग डिफरेंट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, अलग अलग फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में कितना नेशनल इनकम बांटना है तो उसके ऊपर भी इन्फॉर्मेशन बताता है। नेशनल इनकम स्टैटिस्टिक्स आर द वेरी यूजफुल फॉर द फॉर्मुलेशन ऑफ वेरियस इकोनॉमिक पॉलिसी बाय द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट को अलग अलग पॉलिसी बनाना है तो यहाँ से अकाउंटिंग से डाटा वगैरह लेके देखेगी कहाँ कहाँ पे कैसे क्या हो रहा है तो काम हो जाता है। एंड इट इज़ द यूजफुल फॉर फॉर्मुलेटिंग द क्या है फॉर्मुलेटिंग द लेबर वेजेस पॉलिसी, ये सभी बनाने में जितने पॉलिसी नियम कैसे बनेगा, कुछ बेस आधार रहना चाहिए ना, तो उससे सब आधार देता है, स्टडी करके डाटा वगैरह देकर बताता है कि देखिए क्या क्या हो रहा है, कैसे कैसे होना चाहिए, क्या क्या हो रहा है। इकोनॉमी क्या है, एक तो सिस्टम होता है जानते हैं, लेकिन सिस्टम के अंदर क्या होगा, प्रोडक्शन होगा, कंजप्शन होगा, डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो इकोनॉमी द सब स्ट्रक्चर इन मीन्स द इकोनॉमिक एक्टिविटी, इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑफ द सोसाइटी परफॉर्म, इकोनॉमिक एक्टिविटी करेंगे, ठीक है ना। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी में सब क्या क्या सम ऑफ द टोटल ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटी जितना करेंगे तो सबकी इकोनॉमी बोलेंगे, ठीक है ना। जिसमें क्या है ऑल दो इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑफ द ह्यूमन आर कंसर्न विद द प्रोडक्शन कंजप्शन एक्सचेंज, ये सब जहाँ पर होते रहेगा तो सब क्या होगा, इकोनॉमिक एक्टिविटी होगा, और उसी इकोनॉमिक एक्टिविटी को सम को हम लोग इकोनॉमी बोलते हैं। चलिए क्लोज इकोनॉमी कौन नहीं जानता होगा, कौन स्टूडेंट नहीं जानता होगा, ओपन इकोनॉमी कौन स्टूडेंट नहीं जानता होगा, बता दीजिए कि भैया हम नहीं जानते हैं, तो हम बताएंगे इसको फिर से बता देंगे। देखिए क्लोज इकोनॉमी क्या है, कंट्री इकोनॉमी नो कनेक्शन विद द अदर कंट्री, एंड ओपन इकोनॉमी इसका कनेक्शन होता है ऑल कंट्री से, ठीक है। इकोनॉमी विच हैज द कनेक्शन विद अदर कंट्री इज कॉल्ड टर्म्ड एज ओपन इकोनॉमी, सारा का सारा कंट्री ओपन इकोनॉमी में आ गया है। चलिए अच्छा कंजप्शन गुड्स एंड फाइनल गुड्स, ठीक है। कंजप्शन गुड्स को फाइनल गुड्स इसलिए बोल रहे हैं कि हम डायरेक्ट उसको कंज्यूम कर पाएंगे, तो कंजप्शन गुड्स भी दो प्रकार का होगा, देख लीजिए। कंजप्शन गुड्स आर दोज गुड्स, ये सब बनेगा ऑब्जेक्टिव बनेगा, सबको पढ़िए। कंजप्शन गुड्स आर दोज गुड्स, जितना पढ़िएगा उतना लिखने का चांस रहता है कि वो माइंड में सब रहता है, लिख पाते हैं हम लोग। कंजप्शन गुड्स ज़्यादा पढ़ेगा तो ऑब्जेक्टिव बनेगा, तो शॉर्ट बनेगा, लॉन्ग सब कुछ बन जाएगा। लॉन्ग के लिए न्यूमेरिकल इसका अच्छे से बना देंगे, उसका रिवीजन करवा देंगे, अच्छे से हो जाएगा, ठीक। आई थिंक 2 वीडियो में इसको रिवीजन कंप्लीट करेंगे, रिवीजन ही चल रहा है। चलिए तो गुड्स एंड विच आर द क्या है बाउट एंड सोल्ड बाय द कंज्यूमर फॉर द फाइनल कंजप्शन रेदर देन यूजिंग द प्रोडक्शन फर्दर, मतलब आगे प्रोडक्शन में यूज ना करें उसको फाइनल यूज करें कंजप्शन में, उसी को बोलते हैं हम लोग क्या फाइनल कंजप्शन गुड्स। ड्यूरेबल गुड्स एंड नॉन ड्यूरेबल गुड्स, ड्यूरेबल मैंने क्या टिकाऊ गुड्स, तो गुड्स विच आर दोज है द लास्ट लॉन्ग फॉर लॉन्ग टाइम, लास्ट फॉर लॉन्ग टाइम, ज़्यादा देर तक चलेगा, टीवी कार स्कूटर। ड्यूरेबल नॉन ड्यूरेबल जल्दी खराब होने वाला, जल्दी टूटने वाला। नॉन ड्यूरेबल गुड्स आर द क्या है दोज दैट लास्ट फॉर ए शॉर्ट टाइम के लिए चलेगा, जैसे कि टूथपेस्ट आपका खत्म हो गया, फूड गियर, ये सब जल्दी जल्दी खत्म होने वाला है, तो आपका दोनों कंजप्शन गुड है लेकिन थोड़ा सा दिक्कत होगा। चलिए इसके बाद प्रोड्यूसर गुड्स भी होते हैं, ठीक है, जिस प्रकार के इंटरमीडिएट गुड्स और कैपिटल गुड्स दो गुड्स होते हैं। जैसे कि प्रोड्यूसर गुड्स आर रेफर टू दोज मटेरियल विच आर यूज्ड बाय द फार्म टू प्रोड्यूस कंज्यूमर गुड्स, कंज्यूमर गुड्स बनाने के लिए जिस गुड्स का यूज करते हैं तो उस गुड्स को प्रोड्यूसर गुड्स कहते हैं।
ठीक। इंटरमीडिएट गुड्स जैसे कि सेमी फिनिश गुड्स आर टर्म्ड है इंटरमीडिएट गुड्स, याद रखिएगा डिफिनेशन में, ठीक है। सेमी फिनिश्ड आधा फिनिश्ड हुआ। ए द फार्म प्रोडक्शन टेक इज द यूज इन द क्या है यहाँ पर अच्छे से पढ़ते हैं इसको, चलिए। ए फार्म प्रोडक्ट दैट इज यूज टू इनपुट इन द प्रोडक्शन प्रोसेस इज आइदर इन द सेम और द अनदर। आइदर यहाँ पे क्या बोला, अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। ए फार्म प्रोडक्ट दैट इज यूज टू इनपुट इन द प्रोडक्शन प्रोसेस आइदर द सेम फार्म और द अनदर फार्म। वो एक ही फार्म यूज़ कर सकता है, दूसरा फार्म भी कर सकता है। इंटरमीडिएट मान जिस कंपनी में बना तो या तो वही कंपनी यूज़ कर सकता है या फिर वो इंटरमीडिएट दूसरे कंपनी के लिए भी जा सकता है, वही यहाँ पर बोल रहा है, ठीक। दैट इज द कॉल्ड इंटरमीडिएट गुड्स, उसे बोला जाता है। चलिए, कैपिटल गुड्स नाम से क्लियर है। कैपिटल कंसिस्ट ऑफ दोज काइंड्स ऑफ वेल्थ देन अदर देन फ्री गिफ्ट ऑफ द नेचर इल्ड बाय द इनकम विच इल्ड इनकम, जिससे कि इनकम प्राप्त होता है। जैसे कि दोज प्रोड्यूसर गुड्स विच आर नॉट यूज इन द कंजप्शन बट इन्वेस्टेड इन द नेक्स्ट प्रोडक्शन प्रोसेस। कंजप्शन में यूज नहीं करेंगे लेकिन आगे का क्या है, री इन्वेस्टेड इन द नेक्स्ट प्रोडक्शन प्रोसेस, आगे जो प्रोडक्शन प्रोसेस होगा उसमें इन्वेस्ट किया जाएगा। सबसे अच्छा बेस्ट एग्जांपल आपका मशीन आता है कैपिटल गुड्स में। कैपिटल गुड्स फिक्स्ड कैपिटल एंड वेरिएबल कैपिटल दोनों इसमें होते हैं। बात को समझ गए, बहुत अच्छे से समझ गए। चलिए, तो डिफरेंस बिटवीन फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स, डिफरेंट बिटवीन स्टॉक एंड फ्लो, समझ रहे हैं बात को, समझ रहे हैं स्टॉक क्या होता है, फ्लो क्या है, भूल गए डिफिनेशन में क्या लिखेंगे, तो डिफिनेशन को याद करना पड़ता है, ठीक है। एक दो बार पढ़िए याद हो जाता है डिफिनेशन, ठीक है। चलिए, कौन सा वर्ड डालेंगे तो पढ़िएगा तो याद हो जाता है। बात को समझ रहे, समझना जरूरी है, याद भी करना जरूरी है, दोनों। क्योंकि केवल समझें तो क्या समझे भूल गए, याद किए हैं तो समझ के याद नहीं किया तो वही भूल जाइएगा, तो दोनों काम करना है, ठीक है। समझ कर याद करना। फाइनल गुड्स इंटरमीडिएट गुड्स, नाम से क्लियर। फाइनल अभी देख लिए क्या, फाइनल गुड्स रेफर टू दोज कमोडिटी यूज बाय द कंज्यूमर। इंटरमीडिएट गुड्स आर दोज कमोडिटी या दोज गुड्स विच आर यूज इन द प्रोडक्शन प्रोसेस ऑफ द अदर गुड्स एज रॉ मटेरियल के रूप में यूज होगा। इट इज द पार्ट ऑफ कंजप्शन इन द हाउस होल्ड। फाइनल गुड्स है, इट इज द पार्ट ऑफ कंजप्शन इन फार्म। मशीन कहाँ पे यूज होगा, फार्म में। इट इज द, केवल मशीन ही नहीं आता, इंटरमीडिएट में सब कुछ आ जाएगा, जो भी यूज होता है प्रोडक्शन में। फाइनल गुड्स आर द पार्ट ऑफ नेशनल इनकम एस्टिमेशन यानी कैलकुलेशन एंड इंटरमीडिएट गुड्स आर नॉट ए पार्ट ऑफ नेशनल इनकम एस्टिमेशन, क्योंकि यह इसमें ऐड हो जाता है। तो दो बार ऐड नहीं करेंगे, दो बार ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, डबल काउंटिंग प्रॉब्लम, तो उससे बचना है। उसके बचने के लिए तरीका है। स्टॉक क्या होता है, स्टॉक समझ रहे हैं, क्या अस्थिर होगा, कंट्री का इनकम क्या है, कौन सा इनकम, कंट्री में तो बहुत सारी इनकम है, तो कंट्री में मेन हम लोग इकोनॉमी वेरिएबल को देखते हैं। इकोनॉमी वेरिएबल बहुत सारे होते हैं, जैसे कि देख लीजिए, इट मीन्स द क्वांटिटी ऑफ इकोनॉमी वेरिएबल विच इज मेजर एट अ पार्टिकुलर पॉइंट। एक खास टाइम पर क्वांटिटी ऑफ इकोनॉमी वेरिएबल, तो इकोनॉमी वेरिएबल नेशनल इनकम भी आ गया आपका, इन्फ्लेशन कितना है, गरीबी रेट क्या है, इससे तो सब कुछ जितने भी इकोनॉमी वेरिएबल है, जो भी इकोनॉमी में चेंज होने वाले हैं, तो उन सभी को हम लोग मेजर करते हैं, एट ए फिक्स या एट ए पार्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, तो स्टॉक बोलेंगे। वेल्थ धन कितना है, कैपिटल पूंजी कितना है, क्वांटिटी ऑफ मनी कितना है, एंड बैंक डिपॉजिट कितना है, वाटर इन टैंक कितना है, फ्लो नहीं टैंक स्टोर, पॉपुलेशन ऑफ कंट्री कितना है, स्टोर गुड्स इन गोडाउन। तो इकोनॉमी वेरिएबल याद रखिए, तो ये वर्ड कैसे याद रहेगा इकोनॉमी वेरिएबल, जब आप पढ़िएगा उसको रिविजन कर लीजिएगा। चलिए, फ्लो इज द दैट क्वांटिटी ऑफ इकोनॉमी वेरिएबल, याद रखिए इकोनॉमी वेरिएबल को हम लोग करेंगे ना सब कुछ, विच मेजर एट द मेजर। तो एग्जाम में आया था, हम लोग तो एक बार भूल गए थे कि फ्लो डिफिनेशन याद है, लेकिन भूल गए तो क्या भूल गए, तो वही क्या डालना है, इकोनॉमी वेरिएबल। बात को समझ गए। चलिए, इज मेजर, इस वर्ड की जगह दूसरा वर्ड भी डाल सकते हैं, कंट्री इनकम या रिलेटेड रेट्स वगैरह, लेकिन बेस्ट वर्ड है इकोनॉमी वेरिएबल विच इज मेजर एट ड्यूरिंग ए पार्टिकुलर टाइम इनकम, जैसे इनकम बढ़ने घटने का है, वाटर इन रिवर, ठीक है, इंटरेस्ट इन द कैपिटल में कितना इंटरेस्ट बढ़ने घटने का चीज़ है, कैपिटल फॉर्मेशन, बिल्डिंग बन भी रहे हैं नहीं बन रहे हैं, ठीक है ना, सेल ऑफ वीट आज सेल करें कितना कैसे क्या, एंड वाटर लीकेज फ्रॉम टैंक से पानी बह रहा है, तो ये सब क्या है, फ्लो हो रहा है, कंटिन्यू हो रहा है। तो हम लोग इकोनॉमी वेरिएबल के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। और फ्लो में तो इतना कोई डिफरेंस इसलिए बता दिए क्योंकि आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक तो यहाँ से स्टार्ट होने वाला है, तो टेंशन लेना ही नहीं है। चलिए, स्टॉक क्या होता है, इट मीन्स द क्वांटिटी ऑफ इकोनॉमी वेरिएबल विच इज मेजर एट अ पार्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। याद होगा डिफिनेशन है, क्या करना है समझ गए, लेकिन याद भी करना क्योंकि डिफिनेशन है, ठीक है। बात को समझ गए बहुत अच्छा से। चलिए, फ्लो क्या होता है, फ्लो इज द क्वांटिटी वेरिएबल इकोनॉमी वेरिएबल विच इज मेजर एट ड्यूरिंग अ पार्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। चलिए, इट इज द नो टाइम डायमेंशन, यहाँ पर टाइम डायमेंशन होगा पर डे पर मंथ, कैसे कितना फ्लो करा क्या रेट है। इट इज द स्टैटिक, इट इज द डायनेमिक। एग्जाम्पल में वेल्थ, कैपिटल, नेशनल क्वांटिटी, एग्जाम्पल में यहाँ पे सब कुछ पढ़ लीजिए, बेस्ट आपका रिजल्ट होने वाला है। इसी के साथ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या होता है, नाम से नहीं क्लियर है, यहाँ डिफिनेशन से तो क्लियर है। सर्कुलर, ए कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ प्रोडक्शन इनकम एंड एक्सपेंडिचर इज नोन है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। बहुत अच्छा डिफिनेशन है, एंड इट इज द सर्कुलर बिकॉज इट हैज नाइदर एनी बिगनिंग एंड नॉर एनी एंड्स, ना ही तो शुरुआत है इसका और ना ही कोई, नहीं, इसलिए सर्कुलर है, तो नाम से भी क्लियर है। एंड सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इज मेजर एट द अमाउंट ऑफ नेशनल इनकम। जैसे कि टाइप ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम बहुत सारे टाइप होते हैं, लेकिन स्पेशली रूप से दो ही होगा, जैसे कि रियल
और मनी पैसा के रूप में कितना फ्लो हो रहा है, और रियल में फिजिकल गुड्स कितना फ्लो हो रहा है। जैसे कि एग्जांपल देखिए, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम 2 टाइप्स है, रियल फ्लो एंड कैपिटल फ्लो, ठीक है। जैसे कि एक और देख लीजिए, द फ्लो ऑफ फैक्टर ऑफ सर्विसेज फ्रॉम हाउस होल्ड टू फार्म। फैक्टर सर्विसेज जो काम करने वाले लोग होते हैं तो हाउस होल्ड से कहाँ जाएंगे, घर से निकल कहाँ पे, फार्म में जाएंगे। और फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कहाँ पे बना है, फार्म में बना है, ठीक। तो फ्रॉम फार्म से लेकर टू हाउस होल्ड, जो हाउस होल्ड के पास जाएगा उसको क्या बोलेंगे, उसी को हम लोग रियल फ्लो ऑफ इनकम बोलेंगे, रियल फ्लो ऑफ इनकम। तो यहाँ पे क्या, फिजिकल थिंग्स का, यहाँ से फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जा रहे हैं, यहाँ से गुड्स और सर्विसेज यहाँ पर आ रहे हैं, सिंपल। तो उसी के तरह मनी भी, तो मान लीजिए ठीक है, फैक्टर सर्विस यहाँ पे गए तो उन लोग को पैसा भी मिलेगा, पेमेंट भी तो मिलेगा, पेमेंट फॉर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। तो साइक्लिक ऑफ पेमेंट फ्रॉम द फार्म टू हाउस होल्ड, जो पेमेंट आएगा ऑफ देयर फैक्टर सर्विसेज, ठीक है, मिलेगा। एंड मशीन मॉनेटरी पेमेंट फ्रॉम हाउस होल्ड टू फार्म। अब देखिए यहाँ से भी जाएगा अगेंस्ट देयर गुड्स एंड सर्विस। अब गुड्स सर्विस का यूज किया तो हाउस होल्ड भी फार्म को देगा, पैसा देगा ना खरीदा तो दोनों को, और वहाँ से काम करने फार्म में तो फार्म भी देगा। तो फैक्टर जो पेमेंट फॉर फैक्टर सर्विसेज एंड पेमेंट फॉर गुड्स एंड सर्विसेज दोनों ट्रांसफर यहाँ से यहाँ होंगे, कहाँ से कहाँ होंगे आप अच्छे से समझ रहे होंगे। तो यहाँ नोन एज मनी फ्लो, ठीक है। डिफरेंट सेक्टर, अलग अलग सेक्टर कल ही पढ़ा है, हाउस होल्ड सेक्टर, फार्म सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, कल ही आपको पढ़ा दिया, कहाँ पर, चैप्टर 1 के इंट्रोडक्शन में। सिंपल सा है, ग्रुप ऑफ पीपुल नॉर्मली लिविंग टुगेदर टेकन फूड्स फ्रॉम द कॉमन किचन, में हाउस में घर परिवार हम लोग समझते हैं, वहाँ से तो कंसिस्ट ऑफ द लैंड लेबर कैपिटल सर्विस में रहते हैं, ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड द सर्विस टू अदर। फार्म यहाँ पे होगा प्रोडक्शन, फार्म इज द इंस्टीट्यूशन विच प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज फॉर द मार्केट के लिए। बहुत अच्छा, तो ये सब याद रखा, कैसे रिवीजन करिएगा, पढ़िएगा, समझे तो सब है लेकिन भूलने का चांस रहता है, इसलिए रिवीजन करते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ द प्रोड्यूसर गुड्स, इट कंसिस्ट ऑफ प्रोड्यूसर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज में रहते हैं शामिल, एंड हायर्स द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन टू प्रोड्यूस एंड सेल। हायर्स फैक्टर्स टू प्रोड्यूस एंड सेल भी यहाँ पर किया जाता है, फैक्टर्स को खरीदा जाता था, उसको बेचा भी जाता है। चलिए, सेल गुड्स, हायर फैक्टर्स को खरीदेगा टू प्रोड्यूस करने के लिए गुड को बेचेगा, ठीक है। गवर्नमेंट सेक्टर, सिंपल सा, दिस सेक्टर द स्मूथनेस रेगुलेट्स द हाउस होल्ड एंड फार्म, दोनों को रेगुलेशन करेगा, कंट्रोल करेगा अपने लॉ एंड पॉलिसी से। इट प्रोमोट्स द पब्लिक वेलफेयर बाय कलेक्टिंग टैक्सेस एंड द स्पेंडिंग इट अपॉन द पब्लिक यूटिलिटी पे खर्च वगैरह करके भी उन लोग को सपोर्ट करेगा। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड समझ रहे हैं कि एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट से रिलेशन रखेगा। ये सर्कुलर फ्लो ऑफ इनको 2 सेक्टर देख लेते हैं, सिलेबस में आपका 2 ही सेक्टर है, तो इसी को अच्छे से कर लेना है, ठीक है, हो गया। चलिए सिलेबस डालिएगा, तो 2 सेक्टर है, तो 2 सेक्टर को देखेंगे अच्छे से, बाकी सेक्टर को ऊपर ऊपर देख लेंगे। चलिए, इन द 2 सेक्टर इकोनॉमी का सेक्टर हम लोग देख लिए, तो 2 सेक्टर इकोनॉमी में क्या रहेंगे, आपका फार्म भी रहेगा और इकोनॉमी, सेक्टर ऑफ इकोनॉमी होता है ये सब, और टाइप ऑफ दूसरा था पूछेगा था। इट इज़ द जनरेटेड ड्यूरिंग द प्रोडक्शन ऑफ प्रोसेस द फ्लो ऑफ इनकम बिटवीन, बता दिए कि हाउस होल्ड से फार्म है, तो बताइए कि हाउस होल्ड से फार्म क्या जाएगा, यहाँ से क्या जाएंगे, फैक्टर सर्विस से जाएंगे, यहाँ से यहाँ क्या जा रहा है, यहाँ से गुड्स एंड सर्विस जा रहा है, फिर यहाँ से यहाँ क्या जा रहा है, पेमेंट फॉर फैक्टर सर्विसेज, यहाँ से यहाँ क्या जा रहा है, पेमेंट फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। तो वही बात यहाँ पर लिखा हुआ है, इसको पढ़िएगा, तो ऐसा बात नहीं है कि समझ में नहीं आएगा, लेकिन मैं भी पढ़ने का कोशिश करूँगा। चलिए, द फार्म प्रोड्यूसर गुड्स एंड सर्विसेज बाय ऑब्टेनिंग द फैक्टर सर्विसेज, कहाँ से, लैंड लेबर कैपिटल को ऑब्टेन करके प्रोडक्शन करता है, फ्रॉम हाउस होल्ड से उन लोग को लेता है, ठीक। एंड पे रिवार्ड्स, उन लोग को रिवार्ड भी देता है, जैसे करेंट वेजेस इंटरेस्ट सबको मिलेगा, ठीक, टू देम, उन लोग को रिवार्ड भी दे दिया। दिस पेमेंट्स आर द इनकम ऑफ द हाउस होल्ड का इनकम बन गया, पेमेंट दिया तो, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर क्या लिख दिया है, चलिए, हु यूज इट द परचेजिंग द गुड्स एंड सर्विस। अब इन लोग का पेमेंट मिला, काम करने में गया फैक्ट्री में, पेमेंट तो उस पैसा से फिर गुड सर्विस को खरीदेगा, तो गुड सर्विस खरीदा तो फिर पैसा कहाँ पे, इन दिस वे फ्रॉम द फार्म से गुड्स एंड सर्विस खरीदेगा भी, तो पैसा कहाँ पे, इन दिस, वहाँ फार्म में फिर पैसा रिटर्न आ गया, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ से काम करने गया तो यहाँ से इसको पैसा मिला तो उसी पैसा से फिर गुड सर्विस खरीदा तो पैसा दिया, तो फिर पैसा रिटर्न वहीं पहुँच गया। तो सर्कुलर फ्लो है, यहाँ से यहाँ जा रहा है, यहाँ से यहाँ आ रहा है। फर्स्ट में क्या हुआ, हाउस होल्ड से फार्म गया, तो इन लोग काम करने जब गया तो इन लोग को यहाँ पे पैसा मिला, उसी पैसा से क्या किया, इन लोग यहाँ से मतलब खरीदा कुछ, यहाँ पे रिटर्न पैसा वहाँ पे आ गया। तो वही बात यहाँ पे लिखा हुआ है, एंड द मनी रीचेज द फार्म अगेन एंड हु इन्वेस्ट इन द प्रोडक्शन, फिर से फार्म प्रोडक्शन में लगाएगा, प्रोडक्शन प्रोसेस अगेन एंड जनरेट इनकम, फिर इनकम जनरेट होगा, फ्लो एंड इनकम कंटिन्यू, इसीलिए इसको बोला जाता है कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ सर्कुलर इनकम। तो सर्कुलर इनकम इन द 3 सेक्टर इकोनॉमी नहीं पूछेगा, लेकिन पढ़ लीजिए, सिंपल से, यहाँ तो समझ रहे हैं। पेमेंट फॉर फैक्टर सर्विसेज, पेमेंट यहाँ भेज दिया, इसके बाद पेमेंट फॉर गुड्स एंड सर्विसेज, पेमेंट यहाँ पे चला गया, ठीक है ना। बैंक यहाँ फाइनेंशियल जो है वर्क को भी काम करेगा, लेन देन काम करेगा, ठीक है। यहाँ से सेविंग लेगा, हर जगह से सेविंग लेगा, सभी को बोरोइंग देगा, उधार देगा, ठीक। अब सरकार टैक्स है, तो सरकार टैक्स इससे भी लेगी
और इससे भी लेगी, दोनों से टैक्स ले रही है। ठीक है, ट्रांसफ़र पेमेंट इसको भी देगी, काम करो, इसको भी देगी सब्सिडी के रूप में, काम करो। गवर्नमेंट खर्च, गवर्नमेंट इस पर भी खर्च करेगी और इस पर भी खर्च करेगी, यानी कि फार्म में भी खर्च करेगी, फार्म पर भी कुछ, मतलब गवर्नमेंट का भी तो काम रहता है कि क्या काम रहता है, जो ट्रांसफ़र पेमेंट गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कर रही है, तो गवर्नमेंट में तो लोग काम करने जाते हैं, हाउस होल्ड के लोग यहाँ पे काम करने जाएंगे तो भी तो खर्च की। यहाँ से फार्म से कोई मशीन बन, सरकार का भी तो काम है, मान ली टेबल कुर्सी बेंच लगवाना तो फार्म में ना बनाएगा, तो फार्म का तो यहाँ पर खर्चा कर रही है, तो गवर्नमेंट को खर्चा भी दोनों कर होता है, सब्सिडी भी देना होता है, टैक्स दोनों से लेता है। तो वही कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है, आराम से घर पर बैठ कर और इसको पढ़ना है, लेकिन मैं भी पढ़ दे रहा हूँ। चलिए, इट इज द सर्कुलर ऑफ द 3 सेक्टर इकोनॉमी, द गवर्नमेंट, हाउस होल्ड, फार्म रिसीव द इनकम, फैक्टर इनकम, रेंट, वेजेस, ठीक है, फॉर देयर सर्विसेज एंड पे द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट को पे करता है टू द पेमेंट। फार्म परचेज द गुड्स एंड सर्विस को परचेज किया, चलिए, एंड द मेक पेमेंट टू द फार्म, टू द सेक्टर परचेज गुड्स से वहाँ से खरीदा। इसके बाद हाउस होल्ड सेक्टर ट्रांसफर द पेमेंट फ्रॉम अदर हैंड, तो सेक्टर प्रोवाइड द सुटेबल पेमेंट, तो गवर्नमेंट को दिया बिसाइड द सम एक्सपेंडिचर। सिमिलर रुपये का पैसा आया, पैसा को खर्च किया, यहाँ से वहाँ किया, पढ़िएगा सर्कुलर फॉर 4 सेक्टर इकोनॉमी आ गया, तो वही सब गवर्नमेंट तक तो सेम है, लेकिन यहाँ पर भी क्या होगा, पेमेंट हम लोग, पेमेंट फॉर द फैक्टर सर्विस, यहाँ पे लोग बाहर काम करने जाते हैं वर्ल्ड में, तो वहाँ से पैसा आ रहा है। फिर यहाँ पे देखिएगा एक्सपोर्ट इंपोर्ट, खाली यहाँ पे कनेक्शन कर देना है, आपका काम हो जाएगा। पेमेंट फॉर फैक्टर सर्विसेज, यानी कि यहाँ से फार्म से कुछ मशीन बन के बाहर जा रहे हैं तो उसके लिए पैसा यहाँ पे आ गया, पैसा यहाँ पर आ जाता है। ठीक है, इसके बाद पेमेंट फॉर इंपोर्ट, इंपोर्ट करने का मतलब कि क्या होता है, इंपोर्ट का पेमेंट यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पेमेंट आ रहा है, यहाँ से हम लोग कुछ मंगवाए थे बाहर से, ठीक है ना। इधर भी होगा पेमेंट फॉर इंपोर्ट, यहाँ भी होगा, देखिए पेमेंट फॉर इंपोर्ट, तो यहाँ से कुछ मंगवाए थे तो पेमेंट फॉर इंपोर्ट यहाँ पे आ गया, क्योंकि यहाँ से कुछ हम भी मंगवाए थे। इसके बाद ट्रांसफ़र पेमेंट, तो ट्रांसफ़र पेमेंट वर्ल्ड सरकार भी देती है तो इसको भी देगी, और ट्रांसफ़र पेमेंट इसको भी देगी, हो गया। इसके बाद बीच में क्या है, पेमेंट फॉर द फैक्टर सर्विसेज, ये तो यहाँ पे चला गया, काम करने गया था यहाँ पे। चलिए, बीच लाइन पेमेंट फॉर एक्सपोर्ट, अब एक्सपोर्ट के लिए भी, अब फार्म में कुछ बेचती है, सामान बेचेगी तो पैसा वहाँ मिलेगा, तो पैसा यहाँ पे मिल रहा है। तो सिंपल सा है, इसको माइंड में बैठा लेना है और इस पढ़ के इसको समझ लीजिएगा, सिंपल से लिखा हुआ है, इसको पढ़िएगा तो समझ में आ जाएगा, और माइंड में जब बैठ जाएगा तो अपने अंदाज में, अपने लैंग्वेज में इसको लिख सकते हैं, कोई भी डिफिकल्ट नहीं है भाई। और नहीं पढ़िएगा तो आपका सिलेबस 4 सेक्टर नहीं पूछेगा, टेंशन नहीं लेना है। लीकेज क्या होता है, नाम से क्लियर है कि नहीं है, लीकेज, लीक कर गया, कैसे लीक करेगा, देखिए, दोज फैक्टर विच आर डैम्ड फ्लो ऑफ द इनकम, इनकम जो नहीं आ पाता है, एक्सपेंडिचर नोन है लीकेज, ठीक है ना, डैम्ड मैंने बर्बाद हो गया, खत्म हो गया, यहाँ पर नहीं आया। अदर वर्ड, द इनकम विच इज नॉट रिटर्न इन द सर्कुलर फ्लो एज एक्सपेंडिचर के रूप में यहाँ पर नहीं आ पाया, तो क्या हो गया, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, केप्ट अवे फ्रॉम द फ्लो, से बाहर रह गया, तो उसको लीकेज बोलेंगे। सेविंग कर लिए, घर में पैसा बचा कर रख लिए, इम्पोर्ट कर लिए, इम्पोर्ट करने का मतलब क्या हो गया, इम्पोर्ट जब करिए तो पैसा बाहर चला गया। टैक्सेस पाए तो गवर्नमेंट टैक्स रख ली सरकार, वो भी नहीं आ पाएगा, टैक्स आता है लेकिन नहीं आ पाएगा, यहाँ पर अपने पास रख लेती है, ठीक है। और इसके बाद पेमेंट फॉर ओल्ड डेप्ट, पुराना कर्ज का पेमेंट दे दियो तो भी नहीं आएगा। लेकिन टैक्सेस फॉर गवर्नमेंट, तो ये तो नेशनल इनकम आना चाहिए, टैक्स तो आ रहा है, टैक्स लीकेज में काम करेगा, सर्कुलर फ्लो में आएगा, लेकिन सर्कुलर फ्लो में टैक्सेस पाए तो गवर्नमेंट टैक्स लगा रही है, टैक्स तो सरकार लगा रही है तो आना चाहिए था। तो वहाँ पर टैक्स तो सरकार अगर लगा रही है तो टैक्स तो यहाँ पर सर्कुलर फ्लो में आ रहा है, तो यहाँ पर क्यों नहीं, यहाँ पे एग्जाम्पल में ऐसा क्यों लिख दिया सर, आपको समझ नहीं, इसको आपको सर्च करके देखना होगा कि टैक्सेस बाय द गवर्नमेंट लीकेज में कैसे आ गया। एक सेकंड, देखिए आ रहा होगा, टैक्स में आ रहा होगा, सर्कुलर फ्लो में है लेकिन आपका लीकेज में काम करे, क्योंकि टैक्स सरकार लेती है तो खर्च तुरंत करती है, थोड़ा रख लेती है, सब सरकार तो करती नहीं है, कुछ कुछ करती है, कुछ कुछ नहीं करती, तो लीकेज में आ रहा होगा, तो इसलिए है वो है, तो यहाँ पर गलत नहीं होगा, सर बताएं तो होगा, ठीक है। इसके बाद इंजेक्शन, मतलब उसमें हम लोग इन्वेस्ट करते कुछ पैसा, जैसे कि फैक्टर, दोज फैक्टर विच राइज द फ्लो ऑफ इनकम एक्सपेंडिचर इज नोन एज इंजेक्शन, दोज फैक्टर विच राइज द फ्लो ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर, इनकम एक्सपेंडिचर बढ़ा देगा तो उसको हम इंजेक्शन बोलेंगे। इन अदर वर्ड, इंजेक्शन ऑफ द इनकम ऑफ द इनकम, सॉरी दैट इनकम, वही तो बोले, समझ नहीं आ रहा, इंजेक्शन ऑफ द इनकम ऑफ दैट इनकम एडिशन टू विच प्लेस इन द पार्टिकुलर फ्लो ऑफ इनकम आउटकम ऑफ द सर्कुलर फ्लो, यानी कि इंजेक्शन करना मतलब उसमें वैसा हम फैक्टर डाल रहे हैं जो कि प्रोडक्शन को बढ़ा दे रहा है, एक्सपेंडिचर को बढ़ा दे रहा है, पब्लिक इन्वेस्टमेंट खर्च कर रहे हैं, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट खर्च कर रहे हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, बाहर से कंट्री यहाँ पे इन्वेस्ट कर रही है तो खर्च कर रही है, तो इससे बढ़ जाएगा। डबल काउंटिंग प्रॉब्लम जो बता रहे हैं, तो यही आपका डबल काउंटिंग प्रॉब्लम है, तो इसको भी थोड़ा सा देख लीजिए क्या होता है डबल काउंटिंग प्रॉब्लम। चलिए, डबल काउंटिंग प्रॉब्लम इज द काउंटिंग ऑफ द वैल्यू ऑफ सेम प्रोडक्ट एक्सपेंडिचर मोर देन वंस, एक ही गुड्स का 2 बार काउंटिंग हो जाना, ठीक है। इन अदर वर्ड, द प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग इज द प्रॉब्लम एस्टिमेटिंग द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज मोर देन वंस, एक से ज़्यादा बार। तो कैसे इसे बच सकते हैं, 2 मेथड है, एक है आपका फाइनल प्रोडक्ट मेथड या आपका वैल्यू एडेड मेथड। तो कैसे दोनों में देखिए, अकॉर्डिंग टू दिस मेथड द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज
आर द ओनली इंक्लूड इन द नेशनल इनकम। नेशनल इनकम में सिर्फ फाइनल गुड्स सर्विस का वैल्यू ऐड होगा। यहाँ पे क्या वैल्यू एडेड क्या है, वैल्यू इट रेफर टू द डिफरेंस बिटवीन द आउटपुट ऑफ द एंड इंटरमीडिएट कंजप्शन ऑफ द ईच प्रोडक्शन यूनिट। हर एक प्रोडक्शन यूनिट पे जहाँ प्रोडक्शन हो रहा है तो वहाँ पे इंटरमीडिएट का अलग ऐड कर देंगे और आपका फाइनल का अलग कर देंगे। तो अलग अलग जहाँ पे प्रोडक्शन हो रहा है तो इस टाइप से भी, और तो डायरेक्ट फाइनल का भी ऐड करेंगे। तो दो टाइप है, दोनों टाइप से बच सकते हैं। चलिए डिप्रिसिएशन, कौन स्टूडेंट डिप्रिसिएशन के बारे में नहीं सुना होगा, हिंदी हमें नहीं पता है, लेकिन डिप्रिसिएशन मैंने कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। फिक्स्ड कैपिटल मशीन वगैरह जानते हैं, तो मशीन वगैरह लगा दी तो धीरे धीरे खराब होता है, कुछ उसका वैल्यू घटता है, तो वो सब घट रहा है, तो सब हम लोग प्रोडक्शन में इन साल का नहीं आएगा तो घट जाएगा। डिप्रिसिएशन मीन द कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल इज द नॉन ट्रेडिंग नॉन ऑपरेटिंग इनकम। इट डज नॉट जनरेट द फाइंड इनकम ऑफ द बिजनेस बट लॉसेस, लॉस करवाएगा, ठीक है ना। और नॉन ट्रेड नहीं हो पाएगा इससे। नॉन ऑपरेटिंग इनकम, इनकम जनरेट नहीं करेगा, लॉस करवाएगा ना। कंपोनेंट आपका नॉर्मल टीयर वियर फट गया, एक्सीडेंटल ब्रेकडाउन मशीन टूट गया, ऑब्सोलेंस हो गया, यानी कि नया टेक्नोलॉजी आ गया तो मेरा पुराना टेक्नोलॉजी खराब हो गया तो उसका यूज़ नहीं हो रहा है, तो जो बर्बाद हो गया, ठीक है ना। तो ऑब्सोलेंस देख लीजिए, ऑब्सोलेसेंस दोज एक्सपेंसेस विच आर इनकर्ड बाय द प्रोड्यूसर्स बिकॉज ऑफ द सम कैपिटल इन्वेस्टमेंट बिकमिंग आउट ऑफ डेटेड, बाहर हो गया था इसीलिए लेटेस्ट मशीन आ गया तो मेरा यूज नहीं हो रहा है। इसके बाद नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड, और लास्ट टॉपिक आज का रहेगा क्योंकि थोड़ा सा वीडियो बड़ा होने वाला है, तो बड़ा ना करते हुए आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ट्रांसफर पेमेंट और चेंज इन स्टॉक थोड़ा सा देख लेंगे, और नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स कल यहाँ से स्टार्ट करेंगे। उससे पहले नेट एक्सपोर्ट वगैरह भी कल ही देख लेंगे, थोड़ा सा ट्रांसफर पेमेंट देख लेंगे। आपका नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड क्या होता है, बहुत आसान चीज़ है, देख लीजिए। डिफरेंस बिटवीन द फैक्टर इनकम अर्न बाय द एब्रोड अर्न फ्रॉम एब्रोड, बाहर से जो पैसा कमा के ला रहा है नॉर्मल रेसिडेंट हमारा कंट्री का लोग, एंड कंट्री एंड फैक्टर इनकम अर्न बाय द नॉन रेसिडेंस यानी कि फॉरनर इन द डोमेस्टिक टेरिटोरी ऑफ द कंट्री। यहाँ से विदेश के लोग यहाँ पैसा कमा रहे हैं, हमारे लोग जो विदेश में कमा रहे हैं तो पैसा, दोनों का डिफरेंस समझ गए। एंड नेट फैक्टर इनकम पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है। कैसे, हमारा लोग जब ज़्यादा पैसा कमाएगा, इनकम अर्न फ्रॉम एब्रोड, एब्रोड से ज़्यादा पैसा कमाएंगे, देन पेड टू एब्रोड, बाहर कम दे रहे हैं, बाहर से ज़्यादा आ रहा है तो हो गया। यहाँ पे कब, जब बाहर से हम लोग लेस करेंगे और यहाँ पे ज़्यादा, सिंपल। कंपोनेंट कौन कौन होंगे, नेट कंजप्शन ऑफ एम्प्लॉय, नेट इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी वगैरह जो वहाँ लगाए बाहर में, एंड यहाँ पर कंपोनेंट में रिलेटेड रिटर्न ऑफ अर्निंग रेसिडेंस। इसके बाद ट्रांसफर पेमेंट, वैसा पेमेंट जो कि बिना काम किए हम लोग को मिल जाता है फ्री में, तो बम बम। जैसे कि ट्रांसफर पेमेंट क्या होता है, पेमेंट विच आर द मेड विदाउट द गेटिंग एनी गुड्स एंड सर्विस इन एक्सचेंज, कोई गुड्स सर्विस को एक्सचेंज नहीं करना, पैसा मिल गया, फ्री फंड हो गया, ठीक है ना। तो कैसे याद रहेगा, पढ़िएगा तो याद हो जाएगा कि विदाउट एनी चेंज इन गुड्स एंड सर्विसेज। ट्रांसफर ओल्ड एज पेंशन हो गया, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस सरकार देती है, डोनेशन गिफ्ट सब्सिडी वगैरह। ट्रांसफर पेमेंट कॉमनली रेफर्स टू द एफोर्ट बाय द लोकल एंड स्टेट गवर्नमेंट टू द रिडिस्ट्रीब्यूटिव मनी को बांटना, रिडिस्ट्रीब्यूशन इनकम वेल्थ को दो जिन नीड्स आवश्यक है उनको दो, ठीक है। एंड चेंज इन स्टॉक, लास्ट टॉपिक का चेंज इन स्टॉक, याद रखिएगा डिफिनेशन फॉर्मूला कि क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक क्या होता है, थोड़ा सा देख लीजिए। चेंज इन स्टॉक क्या होता है, इज द डिफरेंस बिटवीन क्लोजिंग स्टॉक एंड ओपनिंग स्टॉक। तो क्लोजिंग स्टॉक क्या होता है, देख लीजिए। क्लोजिंग स्टॉक इंक्लूड द वैल्यू ऑफ अनसोल्ड आउटपुट, जो आउटपुट नहीं हम इस साल बिक पाया इन द प्रीवियस ईयर, पिछले साल जो आउटपुट नहीं बिक पाया था, सॉरी, ठीक है। एंड फॉर्म ओपनिंग स्टॉक फॉर द करंट ईयर, पिछले साल नहीं बिक पाया तो पिछले साल मेरी कंपनी में 50 मशीन बच गया, मशीन ने बहुत प्रोडक्शन किया था, 50 मशीन नहीं, ये 50 मशीन क्या हो गया, अगले साल का ओपनिंग स्टॉक होगा। यहाँ से स्टॉक मैंने स्टार्ट किया, ठीक। अगले साल फिर लास्ट में जाएंगे तो क्लोजिंग स्टॉक कितना बच गया और ओपनिंग स्टॉक कितना था, तो ओपनिंग स्टॉक फिर इतना हुआ और लास्ट में जितना बच गया तो माइनस करेंगे ना। मान लिया अगला साल मेरा क्लोजिंग स्टॉक लास्ट का जो स्टॉक बन गया, तो आपका मान ली मेरा कि 70 मशीन फिर बच गया, 70 मशीन बच गया, नहीं कुछ हो पाया, तो क्या होगा यहाँ पर, अब 50 तो पहले का है, तो ओपनिंग स्टॉक 50 था तो माइनस कर देंगे, तो क्लोजिंग 70 है, तो 20 आपका होगा चेंज इन स्टॉक। 20 जो है ना, 20 आपका प्रोडक्शन इस साल का है, 20 जो प्रोडक्शन है वह इस साल का है, तो ये होता है क्लोजिंग स्टॉक माइनस चेंज इन स्टॉक। चलिए नेट एक्सपोर्ट भी देख लीजिए, फॉर्मूला याद रखिएगा, एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट, ठीक है ना। तो क्या होता है, नेट एक्सपोर्ट आर द मेजर ऑफ नेशन टोटल ट्रेड बताएगा, एंड डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू ऑफ नेशन टोटल एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स सर्विसेज एंड द वैल्यू ऑफ नेशन टोटल इम्पोर्ट गुड्स एंड सर्विसेज इन द अकाउंटिंग ईयर में कितना डिफरेंस है एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट में, तो उसी को डिफरेंस को बताता है आपका कौन, नेट एक्सपोर्ट।
तो कंटिन्यू लगातार 30 मिनट तक लेक्चर देना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, लेकिन फिर भी मैं काफ़ी अच्छे से काफ़ी स्टोरी के रूप में सबको बता दिया हूँ। कहीं से मैं अपने आप से कोशिश किया हूँ कि हर एक पॉइंट को बता दूँ, समझा दूँ। तो यहाँ तक पूरी समझ कर पढ़ना है, बात को याद रखना, समझ कर। और नेशनल इनकम में रिलेटेड एग्रीगेट्स कल पढ़ेंगे, इसके सारे बात वो पढ़ेंगे। उसका न्यूमेरिकल कैसे बनेगा, जो फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है उसको बता देंगे, और बता देंगे ट्रिक एग्जाम में कैसा दे रहा है, कैसे बनाना। तो कल का क्लास बेहद ही खास होने वाला है। और आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए, ताकि मैं आगे आप लोग के लिए वीडियो बनाता रहूँ और रिवीजन करवाता रहूँ। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अगले वीडियो में। और इसके बाद देख लेते कितना बड़ा है थोड़ा सा। और इसके बाद समाप्त, कल आपका समाप्त होगा एक्सपेंडिचर के साथ ही, एक्सपेंडिचर के साथ थोड़ा सा बड़ा बनेगा। और द एंड हो जाएगा यूनिट 6 मात्र 2 वीडियो में। आई थिंक 1 घंटा का वीडियो बनेगा, देखिए मैं खत्म कर देंगे, लेकिन 30 मिनट है तो इसीलिए 2 वीडियो हो गया। ठीक है, तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक खुद से पढ़िए, आगे बढ़िए। और थोड़ा सा भी दिक्कत होता तो कमेंट करिएगा। चलिए, तो मिलेंगे अगले वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा एंड बेस्ट ऑफ लक।